हेलो बच्चों, मैं विशेष यादव। आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। ये आपका एग्ज़ाम में एक एसएससी स्टेनोग्राफर है। ये 2017 में आया हुआ पेपर है। मैं इसके एरर वाला पोर्शन इस छोटी सी वीडियो में पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अगली वीडियो में अगला पोर्शन डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिएगा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, आप खुद समझिएगा। मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कैनेडा टू लिव हियर परमानेंटली। यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए, मतलब रहने के लिए जब भी टू लगा हो और क्रिया की पहली फॉर्म हो, यानी वर्ब की पहली फॉर्म हो, तो उसका सेंस भविष्य में होने वाले एक्शन को बताता है। इसलिए वो मेन वर्ब नहीं होता। मेन वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस को शो करे। तो ये चीज़ टेंस को शो नहीं करती है, बस ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जो भविष्य में हो सकता है एक्शन, मतलब जिस एक्शन का कंफर्म नहीं है, लेकिन वो एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन हो सकता है, यानी कि वो फ्यूचर में हो, गारंटी नहीं है। जिस एक्शन की गारंटी नहीं होती है, हम उसे या तो मॉडल के साथ लिखते हैं या फिर हम उसे इनडिटर्मिनेट यानी कि इन्फिनेटिव के सेंस में लिखते हैं। तो हम इसे इन्फिनेटिव के सेंस में लिखेंगे ताकि ये पता चल पाए कि ये टू के साथ क्रिया लगी है, यानी कि टू के साथ जब वर्ब लगी होती है तो वो इंडेफिनिट फॉर्म होती है, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है जिसका मतलब जो फाइनाइट नहीं है, यानी कि भविष्य में कब हो कुछ नहीं पता, अभी फिलहाल नहीं हो रही है लेकिन आगे हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये एक तरह की इन्फिनेटिव फॉर्म है। ठीक है, अब हम वापस आए क्या, यानी कि यहाँ परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से रहने के लिए, कहाँ, इंडिया से कनाडा, है ना, कनाडा से इंडिया। कनाडा से इंडिया रहने के लिए बहुत सारे मैन हैव कम, यानी कि आए हैं। ये आपकी कम थर्ड फॉर्म हो गई, हैव आ गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने के लिए आए हैं, यानी कि वो आए होंगे कभी 10 दिन पहले आए, 20 दिन पहले आए, लेकिन वो अपने उस एक्शन को अभी भी प्रभावी दिखाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, मैनी अ मैन, मैनी अ, ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो एक तरह का डिटर्मिनर की तरह काम करता है। मतलब ये एक डिटर्मिनर होता है, ये डिटरमिन करता है। ठीक है, ये जब डिटरमिन करता है तो ये एक सिंगुलर डिटर्मिनर होता है, सिंगुलर। ठीक है, जब ये सिंगुलर डिटर्मिनर होता है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है, वो जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन होगा। साहब ठीक है, सिंगुलर नाउन है भी। जब ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ जो आप वर्ब का नंबर शो करोगे वो सिंगुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए करोगे, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। सिंगुलर फॉर्म इन द सेंस कि सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैज़। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, आर क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। मुझे एक बात बताइएगा, ये जो क्रिकेट टीम है ये कहीं आज तक देखी है आपने? देखी हो तो बताओ आप। आपने क्रिकेट टीम के प्लेयर्स देखे होंगे। आपने देखा होगा सचिन, आपने देखा होगा सहवाग, आपने देखा होगा धोनी, आपने देखा होगा युवराज। तो आपने ये प्लेयर देखे होंगे, आपने कभी भी टीम आज तक नहीं देखी होगी। आप बता देना टीम कहाँ होती है। यानी कि जब टीम का ही नहीं पता तो ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है जो आज तक नहीं दिखा, मतलब दिखता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हुआ। जब भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है तो अगर आपके कुछ ये शब्द इस तरह से आ जाएं, जैसे इंक्लूड आ जाए या कंटेन आ जाए, कंसिस्ट आ जाए या कंप्राइज आ जाए, तो इनमें से ये कंसिस्ट और कंप्राइज ये वर्ड तब चुनते हैं जब आपको ये दिखाना हो कि जितने लोगों से चीज़ बनती है उतने ही लोग उसमें दिए हैं, तो ये चीज़ यूज़ करेंगे आप। ये तब दिखाना है जब जितने लोगों से चीज़, इनका सबका मतलब होता है रखना, याद रखना। इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइज, चारों का मतलब रखना होता है, मतलब किसी चीज़ को पजेस करना, अपने हक में रखना, अपने साथ रखना आधिकारिक तौर पर। तो इनका ये मतलब होता है। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि साहब इनमें कौन सा आना चाहिए। तो जो ये कंसिस्ट है और कंप्राइज है,
इन दोनों को बोलते हैं बच्चों एग्जॉस्टिव वर्ब। एग्जॉस्टिव वर्ब, एग्जॉस्टिव वर्ब होती हैं, EXHAUSTIV। एग्जॉस्टिव वर्ब किसे कहते हैं? वो वर्ब जो भरी होती हैं। भरी यानी कि वो वर्ब तब, ये वर्ब तब आती हैं जब कर्ता ऑब्जेक्ट से भरा हो, मतलब कर्ता उतने से ही बना हो जितने ऑब्जेक्ट हैं। ये वर्ब तब आती हैं जब कर्ता उतने से ना बना हो जितने ऑब्जेक्ट हैं। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह देता हूं बच्चों, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझा देता हूं। मैं कहूं आई हैव 4 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स जानते हो आप? भाई बहन, ठीक है, भाई बहन। या अगर भाई भाई हैं तो भाई भाई भी हो सकते हैं, बहनें बहनें ही हैं तो बहन, मतलब टोटल औलाद जो होती है उस औलाद में एक बंदा ये कह रहा कि हम इतने भाई बहन हैं, ठीक है, तो उन्हें सिबलिंग्स कह देते हैं। मान लीजिए 4 है, तो अगर ये 4 सिबलिंग्स हैं, तो अगर ये सिबलिंग को मैं डिफाइन कर दूं, मतलब ऐसा समझिएगा कि कोई बंदा ये कह रहा है कि माई सिबलिंग्स consist of 4 ब्रदर्स। ये कोई सेंटेंस है बच्चों। माई सिबलिंग्स कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स, इसका मतलब है मेरे सिबलिंग्स कंसिस्ट मतलब रखते हैं 4 भाई। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि आई हैव नो सिस्टर। मेरी बात समझ में आई आपको? कि जब कंसिस्ट लगा होगा तो ये जितने सिबलिंग्स होंगे ये इतने ही होंगे टोटल। फिर से समझो, 4 भाई ही सिबलिंग्स होंगे, यानी कोई बहन नहीं होगी फिर। लेकिन अगर मैं यहां कंसिस्ट हटा दूं, मैं यहां से कंसिस्ट हटा देता हूं और मान लीजिएगा मैंने यहां लिख दिया इंक्लूड, मान लीजिए मैंने इंक्लूड लिख दिया। अब इंक्लूड लिखने से ये हो जाएगा कि सिबलिंग्स का नंबर ब्रदर से ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है फिर। मतलब जब मैं कह रहा हूँ माई सिबलिंग्स कंसिस्ट, अब सिबलिंग का क्या मतलब होता है? भाई बहन। तो अगर मैंने ये लिख दिया माई सिबलिंग्स इंक्लूड, ऑफ हटा देना, मतलब ये पूरे के लिए मैंने यूज़ करा माई सिबलिंग्स इंक्लूड 4 ब्रदर्स, तो इस बात का ये मतलब हो गया कि आई हैव सिस्टर्स ऑल्सो, मेरे पास बहनें भी हैं फिर। मतलब आप ये चीज़ समझा करो बच्चों। मैं फिर से बता दूं कि अगर इंक्लूड लगा है, देखो ये जो 3 है ना, ये जो शुरू की वर्ब हैं, 3 कह रहा हूँ, 2 हैं, इन्हें कहते हैं नॉन एग्जॉस्टिव। नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब होता है वो जो खाली हैं, ये क्रियाएं खाली होती हैं, तो इसका मतलब इसमें कर्ता या ऑब्जेक्ट का नंबर सेम नहीं होगा। लेकिन जब भी तुम कंसिस्ट और कंप्राइज लगाओगे तो कर्ता और ऑब्जेक्ट का नंबर सेम होना चाहिए। मतलब जितने कर्ता होता है उतना ही नंबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा माई सिबलिंग्स कंसिस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स, मेरे भाई बहन 4 ब्रदर रखते हैं। अब मेरे भाई बहन का मतलब हो गया कि इसका मतलब उसके भाई बहन वो टोटल सारे भाई ही हैं, यानी कि 4 के 4 भाई हैं फिर। क्योंकि सिबलिंग का मतलब भाई बहन भी होता है, भाई भी होता है और बहन भी होता है। मतलब एक से ज़्यादा भाई, एक से ज़्यादा बहनें या एक से ज़्यादा भाई बहनें, तो कोई सा भी हो सकता है इसमें। लेकिन जब आपने कंसिस्ट लिख दिया तो जितने ये हैं उतने ही ये होंगे। मतलब 4 ब्रदर के साथ साथ और कोई नहीं आएगा फिर। लेकिन जब आपने इंक्लूड लिख दिया तो ये नंबर घट बढ़ सकता है इसके हिसाब से। मतलब ये अगर 4 ब्रदर्स हैं तो हो सकता है 5वीं बहन भी हो। 4 तो पक्के भाई हो गए, 5वीं बहन भी हो सकती है। तो तब यूज़ करा करो आप। जैसे मैं आपसे कहूँ, अब इस क्वेश्चन पर आ गया मैं, आर क्रिकेट टीम। अब आप मुझे बताओ क्रिकेट टीम में कितने होते हैं जो प्लेयर होते हैं? 11। मतलब क्रिकेट टीम की जो वो है ना टीम है क्रिकेट की, वो 11 प्लेयर से मिलकर बनी होती है। तो जब 11 प्लेयर को ही क्रिकेट टीम कहते हैं तो 11 ही हैं, यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो गया। जब ये दोनों नंबर सेम हो गया तो यहाँ तो आप यहाँ पे कंसिस्ट लगाओ या कंप्राइज लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एग्जॉस्टिव आ गई, मतलब भरी हुई। एग्जॉस्ट माने भरा हुआ। तो
तो ये एग्जॉस्टिव आ गई, या इन्हें ऐसे समझो कि खाली हो गई, मतलब इधर से निकालोगे तो पूरा इधर, इधर से निकालोगे तो पूरा इधर। तो ये जो हिस्सा है या तो कंसिस्ट आएगा या कंप्राइज आएगा। चलो कंसिस्ट या कंप्राइज तो आना चाहिए। एग्जाम में तुम्हें अगर यहाँ पर इंक्लूड दिया होता तो वो एरर बन जाती, ये ध्यान रखना आप। लेकिन कंप्राइज दिया है। अब कंप्राइज जो होता है और कंसिस्ट जो होता है, कंसिस्ट हमेशा आप एक नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि वो अपने बाद प्रपोजिशन लेके चलती है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन कंप्राइज जो होती है वो इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है। क्या आता है बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, मतलब प्रपोजिशन बीच में नहीं आती। जब प्रपोजिशन बीच में नहीं आती तो या तो आप प्रपोजिशन हटा दो, या एक काम करो कंसिस्ट लगा दो यहाँ पर। तो अगर बात वही है कि एरर इस हिस्से में हो जाएगी, तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, चलेगा। आशुतोष लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। आशुतोष ने उस अवसर को स्वीकार लिया जो उसके रास्ते में आया। अब लेफ्ट ऑन, ये एक पूरी की पूरी बेटा फ्रेज होती है इतनी, इसमें ऑन नहीं आता, मतलब फ्रेज चलती है, पहले से चलती आ रही है, एट आता है, लेफ्ट एट समथिंग। मतलब मैं लिख देता हूँ कहीं, क्या होती है? लीप एट समथिंग। ये एक तरह की पूरी फ्रेज है। इसका मतलब होता है अवसर को स्वीकार करना। कोई अवसर आया, उसको आपने स्वीकार कर लिया, कोई भी मौका आया, अवसर को स्वीकार करना। अवसर को स्वीकार करना। आगे बढ़े हम, तो आप इसे ठीक कर लेना, ये पूरी फ्रेज होती है, तो ओन की जगह एट आ जाएगा। मतलब आपसे ग्रामर के रूप में उसने एक फ्रेज का ज्ञान मांगा है, मतलब आपको पता है कि नहीं पता है। नेक्स्ट पे आए, आंसर हो गया ए। आई वर्कड एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months। देखिएगा, थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ इसका, मैं डायग्राम बनाऊंगा यहीं पे। मान लीजिएगा ये कोई टाइमलाइन है बच्चों, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, आगे का फ्यूचर हो गया। अब मान लीजिएगा इसने कहा कि मैंने 8 महीने वर्बल ट्रेनर के रूप में काम किया। तो पीछे जो आपका पास्ट है पूरा, इस पास्ट में मान लीजिएगा पिछला दिन इतना गुजरा होगा, उससे पिछला दिन इतना गुजरा होगा, उससे पिछला दिन इतना, उससे पिछला दिन इतना। ये दिन है, ऐसे महीने बने होंगे, ऐसे साल बने होंगे, ऐसे सेंचुरीज बनी होंगी, ऐसे पता नहीं क्या क्या बना होगा, युग बने होंगे। अब हमें नहीं पता उसने किस युग में 8 घंटे, किस युग में उसने 8 घंटे एक वर्बल ट्रेनर के रूप में काम करा। क्या पता हो सकता है द्वापर में करा हो, क्या पता हो सकता है उसने सतयुग में करा हो, क्या पता उसने त्रेता युग में करा हो, और क्या पता उसने कलयुग में करा हो। समय की लाइन तो पता नहीं कब से चलती आ रही है। कौन से युग में उसने 8 मंथ काम किया, 8 मंथ्स काम किया, कौन से युग में उसने, चाहे वो कोई सा भी युग हो, उसमें 8 मंथ्स काम किया, किस साल में, किस सेंचुरी में उसने 8 महीने काम किया, किस ईयर में उसने 8 महीने काम किया, किस महीने में उसने 8 महीने काम किया, और जो सॉरी महीने तो गलत बोल दिया मैंने, किस सेंचुरी में उसने 8 महीने काम किया। ठीक है, तो 8 महीने काम किस सेंचुरी में किया है, यानी कि कोई सेंचुरी है या कोई ईयर है, इनमें उसने कौन से, मान लीजिएगा इतना बड़ा ईयर है, ये इतना बड़ा मैंने ईयर ले लिया। अब इस ईयर में 8 महीने कौन से वाले हैं, ये वाले हैं, तो ये वाले बच गए तो ये आगे की तरफ चले जाएंगे। मतलब कौन से 2 सालों में उसने 8 महीने काम किया होगा। ऐसे ऐसे 2-2 साल में तमाम बना सकता हूँ पीछे, हर 2 साल में उसने 8 महीने काम किया, या कौन से वाले में किया, कुछ नहीं पता मुझे। तो हमें पता ही नहीं है, तो वैल्यू फाइनाइट नहीं है। जब वैल्यू फाइनाइट नहीं होती है, ये वाली वैल्यू फाइनाइट नहीं है, तो जो वैल्यू फाइनाइट नहीं है, तो ये जो आपने इंडेफिनिट वर्ब यूज़ करी है, पास्ट इंडेफिनिट, ये सही होगी, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप एरर मत ढूंढो। लेकिन कुछ किताबों में हो सकता है इसमें एरर दी हो, लेकिन भैया मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे किताबों से कोई मतलब नहीं है। किसी किताब में और हर मतलब कुछ किताबों में अंतर आ जाता है, किसी किताब में ये आंसर दिया होता है, किसी किताब में वो आंसर दिया होता है, तो आप किसे मानोगे? आप एक कंसेप्ट बिल्ड करो ना अपना, और बिल्कुल सच्चे मन से एग्जाम में जाओ, तो आपका ये तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरे हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या, आप इसे कंसेप्ट के हिसाब से डील करो और समझ में आ गई आपको बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब कोई चीज़ का पता ही ना हो कि किस वक्त उसने वो काम किया होगा, तो उसे इंडेफिनिट में बनाया करो आप, इंडेफिनिट में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, मैं खाना खाता हूँ, अब ये पता है आपको कब खाता हूँ मैं, तो इंडेफिनिट फॉर्म हो जाती। अगर किसी ने कह दिया मैं 5 बजे खाना खाता हूँ, तो ये भी नहीं पता 5 कौन से बजे होते हैं, दिन के शाम के। अच्छा, वो कहता है कि मैं सुबह के 7 बजे खाना खाता हूँ, चलो ये तो पता चल गया सुबह के 7 बजे, लेकिन आज खाया कि कल खाया, उसने कल भी खाया होगा, तभी तो वो कह रहा है कि आज मैं 7 बजे खाना खाता हूँ। इसका मतलब उसने परसों भी खाया होगा, तो इसका मतलब तरसों भी खाया होगा। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, जो प्रेजेंट तक प्रभावी है लेकिन पास्ट में भी किया गया एक्शन है, लेकिन है इंडेफिनिट एक्शन। तो याद रखना, जो फाइनाइट एक्शन नहीं होते आप उन्हें बच्चों इंडेफिनिट फॉर्म में बनाया करो, चाहे वो प्रेजेंट की रही हो चाहे पास्ट की रही हो, ठीक है बच्चों। एवरी स्टूडेंट, एवरी एक डिटर्मिनर है यहाँ पर, मतलब स्टूडेंट की अमाउंट को, नंबर को बताया। एवरी जो होता है वो एक मतलब सिंगुलर नंबर को शो करता है, तो स्टूडेंट सिंगुलर है, सही आ गया, इतना हिस्से में कोई आ जाए। लेकिन वर्ब का नंबर तो तुमने गड़बड़ा दिया, तो वर्ब का नंबर ठीक करो, हैज़ करो। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। एरर होगी बच्चों ए में। मिसिस गुप्ता इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज। मिसिस गुप्ता ने अपनी जो डॉटर इन लॉज हैं, डॉटर इन लॉज का तो मतलब जानते ही हो गया, टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। पिछले संडे मिसिस गुप्ता ने अपनी सारी की सारी डॉटर इन लॉज को ग्रैंड पार्टी के लिए इनवाइट किया, मतलब वो वहाँ पे जाती, तो ये डेस्टिनेशन के लिए प्रपोजिशन है, जहाँ जाती, जहाँ एंड करते हैं किसी एक्शन को वहाँ डेस्टिनेशन होती है, तो टू प्रपोजिशन सही आई है, ठीक है साहब। अब आप एक चीज़ देखिएगा, एक मिनट, अब एक चीज़ देखिएगा बच्चों, ये जो डॉटर इन लॉज है इसमें देख लेते हैं क्योंकि सेंसिटिव लग रहा है। डॉटर इन लॉज, मैंने एक बात शायद आपको बताई होगी, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रनाउन, ये हमेशा एक फ्रेज बनाते हैं। ये फ्रेज या तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है या एडवर्ब फ्रेज बनाती है, ये बात आप ध्यान रखना। अब चूंकि हर आ रहा है, हर के बाद ये डॉटर आ रहा और फिर इन लॉज आ रहा, इन जो होता है वो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है, नाउन आता है, ठीक है साहब। नाउन क्या होता है, लो, एक्चुअल में नाउन लो होता है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो इतना हिस्सा है इन लो, ये एक पूरी फ्रेज बनी होगी, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी या एडवर्ब फ्रेज होगी, लेकिन इस इन लो से पहले डॉटर आ रहा, तो डॉटर नाउन है, तो इसका मतलब नाउन की विशेषता देने वाला एडजेक्टिव होता है, उसके पास लगा है, उसके शुरू में लगा है, उसके बाद लगा, एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो जब ये एडजेक्टिव हो गया, तो एक बात मुझे आप बताइएगा, क्या एडजेक्टिव में हम कभी एस लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। बैड में कभी सुना है बैड्स कहते हुए? ओनेस्ट में कभी सुना है ओनेस्ट कहते हुए? ठीक है, तो नहीं सुना ना, तो इसमें एस नहीं लगा सकते। लेकिन वो अपनी ऑल कहना चाह रही है, ऑल माने सारे, तो एस तो लगना है साहब, तो एस लगता है नाउन में, और नाउन क्या है, हर के बाद आने वाला वर्ड जो कि है डॉटर, तो आप डॉटर में एस लगाइएगा। तो आपका आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट है, आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ टेस्ट। टेस्ट के लिए, स्टडी करने के लिए, द मैप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मैप की स्टडी करने के लिए, टेस्ट के लिए हमारे सोशल साइंस के टीचर ने बताया। अरे बताया, बताया क्या? क्योंकि टेल माने बताना होता है, तो क्या बताया? ये चीज तो करने के लिए बताया है, अब क्या चीज बताइए, वो तो यहां गायब है, तो वो चीज जो गायब है वो चीज आपको रखनी थी। अब वो चीज यानी कि इस टेल का ऑब्जेक्ट, इस टेल का ऑब्जेक्ट रखना था। टेल का ऑब्जेक्ट यहां रखूं कि यहां रखूं? क्रिया के पास रखना होता है ऑब्जेक्ट, तो आपको यहां ऑब्जेक्ट रखना है, तो टेल की जगह, टोल्ड की जगह आपको वो ऑब्जेक्ट रखना है। किससे बताया या कुछ भी बताया, इसका मतलब एरर इतने हिस्से में है। अब या तो आप ऐसी क्रिया रखो जो ऑब्जेक्ट ना मांगती हो, जैसे
मान लीजिएगा आपने कोई और क्रिया रख दीजिएगा, आस्क रख दीजिएगा, आस्क के लिए ये वो बन जाएगा। तो टेल हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपके जो एरर है ना वो यहीं पे है, आप इसमें ऑब्जेक्ट रखिएगा कहीं ना कहीं। तो आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम। मेरी सिस्टर इन लॉ, अब कुछ भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ तो भाभी भी होती है, साली भी होती है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। कोई कंटेक्स्ट नहीं दिया हमें, मतलब कोई हम क्या माने ऐसा कहीं इशारा नहीं किया सेंटेंस में, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को गलत प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर वो सही होती है। तो हम इसे गलत नहीं प्रूफ कर पा रहे क्योंकि कुछ भी हो सकता है। चलो ये बात तो सही होगी। देखो इन लो आ गया, ये पूरी एडजेक्टिव है, पूरा एडजेक्टिव है, मतलब बता रहा है सिस्टर किस प्रकार की है। सिस्टर है उस प्रकार की जो ससुराल पक्ष की है। इन लो का मतलब होता है बेटा ससुराल पक्ष, मतलब ससुराल पक्ष किसे कहते हैं, अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ की जो फैमिली होती है, मतलब जो घर की जहाँ से वो पैदा होती है। तो माई सिस्टर जो है वो उधर की साइड में, जैसे भाभी भी है तो भाभी की फैमिली दूसरी तरफ है, साली है तो उसकी भी दूसरी तरफ होती है। तो इसलिए उन लोगों को जो दूसरी फैमिली के हैं, मतलब दूसरी फैमिली का मतलब कि मतलब उधर से आए हैं, शादी होके आए हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं। वो इशारा देता है, वो डिटेल बताता है इस नाउन की कि किस तरह की बहन है, उस वाली बहन। ठीक है। अब हु लिव्स इन किसे कहा है, हु इस सिस्टर को कहा है, इन लोगों नहीं सिस्टर को। इन लो तो बता रहा है इसे कैसी वाली है। हु लिव्स इन, लिव सही आया, चेन्नई में रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव कम, ये जो हैव क्रिया है ये हु के हिसाब से है। जब हु के हिसाब से ये आई लिव्स यानी कि एक वचन की आ रही है तो ये भी एक वचन की आनी चाहिए, तो इसे हैज कीजिएगा। आंसर हो गया वे। नेक्स्ट पे आओ। नवा, माई फ्रेंड साहिब, अच्छा नाम है। माई फ्रेंड साहिब इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, ये प्लेयर है। अगर कोई बड़ी चीज, किसी चीज, ये कोई चीज है, अगर मैं ये कहूँ ये चीज किसी चीज में से निकाली गई है तो इसका मतलब वो चीज बड़ी है। ठीक है, अगर ये चीज इसमें से निकाली गई, ऑफ जो प्रपोजिशन होती है बेटा वो किसी चीज में से किसी चीज के निकालने को बताती है। मतलब कोई चीज टोटल है तो ये हो गया आपका इतना हिस्सा टोटल, और ये हो गया पार्ट। तो पार्ट हमेशा टोटल से कम होता है। जब पार्ट हमेशा टोटल से कम होता है तो टोटल तो बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर दे रखा आपने, ये भी एक है, प्लेयर है, प्लेयर तो एक ही होगा। अच्छा यहाँ पे वन दे रखा, ये भी एक है। वन में से वन निकल जाएगा कभी? अगर वन में से वन निकल जाता ना रे तो जीरो हो जाता, तो फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी इस पूरे के पूरे हिस्से को। तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत जा रहा। तो इस प्लेयर की जगह आपको बढ़ाना है, प्लेयर्स करना है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ, आंसर समझ गए होगे आप। 10वां क्वेश्चन है व्हेन शी लेफ्ट द हाउस, जब उसने घर छोड़ा। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, व्हेन जो होता है ये एक प्रकार का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो सबऑर्डिनेट करते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब गुलाम। गुलाम किसे कहते हैं? जो किसी का हो। तो किसका है वो? इस वाली क्लोज का गुलाम है। ये क्लोज ये हो गई। क्लोज का मतलब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। हालांकि जब ये वाली वर्ब होती हैं लिंकिंग वर्ब तो प्रेडिकेट यहां से शुरू होते हैं, लेकिन ध्यान रखना फिर भी। तो ये वाली क्लोज एक क्लोज हो गई, ये वाली क्लोज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज कहते हैं। इस वाली क्लोज में वैन आ रहा है। वैन होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का मतलब वैन का मतलब समय को बता रहा, समय को बता रहा है। यानी कि व्हेन शी लेफ्ट द हाउस एट 10 o'clock है, मतलब जब उसने 10 o'clock 10 बजे अपना वो क्या नाम है घर छोड़ा, तो उसकी बेटी हर डॉटर वॉज स्टिल एट होम। स्टिल का मतलब होता है उस वक्त तक, यानी कि टिल आ रहा ना, उस वक्त तक वो कंटिन्यू था एक्शन। मतलब कहाँ क्या किस तरह का एक्शन था? होने वाला। मतलब वो घर पे ही थी जब उसने उसकी जो भी रही होगी, उसकी माँ होगी कुछ भी, उसने अपना घर मतलब 10 बजे छोड़ा। ठीक है, 10 बजे। अब इसका जो वक्त है ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये वॉज।
ये क्लोज का टाइम ये इतनी प्रिंसिपल क्लोज है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। प्रिंसिपल क्लोज का जो टेंस होता है वही सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का होता है, यानी कि ये बी की सेकंड फॉर्म तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये बात हमेशा ध्यान रखा करो, अगर प्रिंसिपल क्लोज का समय पास्ट का है तो सबऑर्डिनेटिंग यानी कि वैन वाला कंजंक्शन है या कोई भी ऐसा कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग है, मैं ग्रामर के चैप्टर में पढ़ाता हूँ इन चीज़ों को, तो ये वाला भी आपका पास्ट ही होगा, मतलब चाहे अगर इंडेफिनिट है तो यहाँ इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये बात तो कोई दिक्कत नहीं, तो सही है, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं है सेंटेंस में। ये वाला वो पॉइंट है कि जब उसने घर छोड़ा उस वक्त, मान लीजिएगा ये मैं प्रेजेंट मैंने ये टाइमलाइन बना दी, अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे घर छोड़ा है, तो ये जो थी ये इस टाइम पे घर पे ही थी, तो ये एक्शन यहीं पे चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉइंट को बता दिया, तो इसमें कोई एरर है नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये एरर के 10 क्वेश्चन थे आपके, ये मैंने डिस्कस कर लिए। अब अगली वीडियो में हम आगे से बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पूरी देखना बच्चों, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, भगवान करे अच्छे से समझ में आए। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ you can ask me, you can call me on my number that's given to you all. You can call me on that number, okay? I will give you reply. मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।